एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब तक हमने टॉस में क्या क्या देखा, अभी तक हमने बात किया है स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, एक डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। देन हमने बात किया कि ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, जो भी बेसिक सा डिफरेंस था, जो भी फॉर्मूला में चेंज था वो हमने देखा। सिमिलरली फिर हमने बात किया किसके लिए, स्ट्रेन के लिए, कि ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, देन हमने बात किया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल में कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। देन हमने बात किया टाइप ऑफ मटेरियल, आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक या फिर होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है, जितने भी टाइप के मटेरियल थे सबको देखे। नाउ टॉस को अब आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन का, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, देन बात करेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए हम लोग कर्व कैसा बन रहा है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। देखो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये जो रिलेशन है इनका वो किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। अब क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन किसी ने दिया है तो जाहिर सी बात है उसके जो भी लॉ होंगे उनके नाम पे होना चाहिए। तो याद रखना इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ। ठीक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्या होता है हुक्स लॉ, देखो हुक्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स, हुक्स क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन का बात हो रहा है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इज डायरेक्टली proportional to strain up to limit of proportionality। नेगेटिव, क्लियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपन नॉर्मल कंसिडर करते हुए, तो नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वर्ड को, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। क्यों बार बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, अगर भूल भी गए तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख गया तो आपको फट से याद आ जाएगा, बट ये जो पॉइंट है ना, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, ताकि आपको क्या हो जाए, याद रहे। क्लियर। चलो अब हमको क्या पता है कि जब भी हमको ये हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, क्या करना पड़ता है, इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। देख लेते हैं, तो यहाँ पे आगे स्ट्रेस, अभी वो क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, तो यहाँ पे एक इक्वल टू लगाऊंगा और इक्वल टू के बाद क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा। तो जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। क्लियर है। ठीक, अब ये कैपिटल ई क्या है, ये कैपिटल ई है यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है कैपिटल ई, इसको क्या नाम से बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और दूसरा नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। अब अगर मेरे को क्या निकालना है, इस ई का वैल्यू निकालना है, इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमको क्या पता है कि कैपिटल ई के साथ जो एप्सिलॉन जो स्ट्रेन है वो क्या है, इनटू में है। अगर मैं उसको क्या कर दूं, इक्वल टू किधर ट्रांसफर कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में स्ट्रेस के साथ। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, विच इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर। ठीक है, ठीक है। चलो अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि हुक्स लॉ कहां तक वेरी करता है, तो क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। या फिर पूछ दिया कि हुक्स लॉ कहां तक ओबे करता है, तो कहां तक बोलोगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, बताओ लिमिट ऑफ हुक्स लॉ ओबे अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, यील्डिंग पॉइंट। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आपको क्या देखना है, हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देखना है। हाँ, इसके अलावा एक और ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे,
क्या चीज? लीनियर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, लीनियर इलास्टिक लिमिट, ठीक। अगर आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? लीनियर इलास्टिक लिमिट दिख रहा है, तो ये भी क्या है? इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कर्व बताऊंगा तब समझ में आएगा कि लीनियर इलास्टिक लिमिट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन में अगर इलास्टिक लिमिट दिखा है तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अगर लीनियर इलास्टिक लिमिट दिख रहा है तो वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो ये था हमारा हुक्स लॉ, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलो अब बात कर लेते हैं सीधा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है ये देखेंगे, बट इससे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? बेसिकली ये एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच में है? ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। देखो अगर हम लोग किसी भी मटेरियल में टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मटेरियल में टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे भी हम लोग किसी मटेरियल में क्या लगाएंगे? टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स के कारण मटेरियल के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है उसको एक ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ में जो भी कर्व बन रहा होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा। क्लियर? अब देखो हमको क्या करना है? टेंसाइल टेस्ट करना है, किसी मटेरियल का टेंसाइल टेस्ट करना है, तो जाहिर सी बात आपको क्या लगाना पड़ेगा? टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो टेंसाइल फोर्स उसको किससे लगाएंगे हम लोग? यूटीएम, नाम याद रखना, यूटीएम क्या होता है? ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। यूटीएम में क्या लगेगा? टेंसाइल फोर्स लगेगा। चलो ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनने वाला है। तो जो सबसे पहला मटेरियल है वो क्या है? डक्टाइल मटेरियल। क्या होता है डक्टाइल मटेरियल? ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऐसे मटेरियल जिसमें इलॉन्गेशन मोर देन 5% होता है, ठीक है। यूनिएक्सियल डायरेक्शन में क्या होने वाला है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिए थे हम लोग? एक कॉपर वायर, दूसरा माइल्ड स्टील, विच इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। माइल्ड स्टील, क्लियर? अगर क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये किसके लिए पूछेगा? डक्टाइल मटेरियल के बारे में ही पूछ रहा है। क्लियर? दोनों नाम से आपको पूछ सकता है। क्या होता है इसका ग्रेड? माइल्ड स्टील का Fe250 होता है, पता है हमको, और रेडिकल देख चुके हैं। क्लियर? चलो तो यहां हम लोग क्या कर लेते हैं? सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। क्लियर? मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अच्छा याद रखना, ये जो भी ग्राफ बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए बन रहा है। क्लियर? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। जो वाई एक्सिस होता है वहां पे क्या होने वाला है? स्ट्रेस होने वाला है। जो एक्स एक्सिस है वहां पे क्या होने वाला है? स्ट्रेन होने वाला है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि देखो जो भी एक्स एक्सिस होता है उसमें हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और वाई एक्सिस में क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जिसके मेजर करने के लिए हमको किसी दूसरे क्वांटिटी का यूज ना करना पड़े। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ को मेजर करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी का जरूरत है क्या? नहीं है ना, हम लोग स्केल से डायरेक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और ओरिजिनल लेंथ भी। अब यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? डायरेक्ट क्वांटिटी। कैसे है? क्या है फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। चलो फोर्स तो हमको पता चल गया, ठीक है, बट एरिया क्या है? एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। कैसे है? ये मान लो एक क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन का ये कुछ लेंथ होगा, ये कुछ हाइट होगा, ठीक है, हाइट होगा, विड्थ होगा, जो बोलना है बोलो, ठीक। अब अगर मेरे को इस क्रॉस सेक्शन का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या एरिया को हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, एरिया बिल्कुल डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस लेंथ का यूज़ करेंगे, इस हाइट का यूज़ करेंगे। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो लेंथ इंटू में हाइट करेंगे। क्लियर? मतलब हमको एरिया निकालने के लिए लेंथ का भी यूज़ करना पड़ रहा है और हाइट का भी। हाइट भी क्या? एक लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एरिया क्या था? डिराइव्ड क्वांटिटी था। इसका मतलब स्ट्रेस भी क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसलिए हम लोग क्या करें? वाई एक्सिस में स्ट्रेस को पुट किए। क्लियर? चलो
अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो डक्टाइल मटेरियल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं। देखो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन है, मतलब कि जैसे ही हम लोग यूटीएम में क्या रखे, अपना मटेरियल रखे, डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील को रखे, इनिशियली उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जब उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जब फोर्स जीरो है, एरिया से कोई मतलब नहीं उस समय, तो फोर्स जीरो है मतलब सब कुछ जीरो, यानी कि स्ट्रेस जीरो। अब जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो चेंज इन लेंथ आएगा क्या, नहीं आएगा। जब चेंज इन लेंथ नहीं आएगा तो स्ट्रेन भी क्या हो गया, जीरो। मतलब कि इनिशियली जो मटेरियल है वो इस स्टेट पे है, ठीक है, जो डक्टाइल मटेरियल है वो कहाँ पे है, इस ओरिजिन पे है। अब थोड़ा टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे ग्रेजुअली फोर्स बढ़ाने लगेंगे, हम लोग जैसे जैसे फोर्स बढ़ाने लगेंगे, एक समय तक क्या होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम रेशियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आ रहा है स्ट्रेस में, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उन दोनों का रेशियो सेम होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट होकर ये लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये हर बार 100 मेगापास्कल आगे बढ़ रहा है, 100 न्यूटन पर mm आगे बढ़ रहा है, तो स्ट्रेन भी क्या होगा, 10 mm आगे बढ़ेगा, या फिर 5 mm या फिर 1 mm, मतलब सेम रेशियो में। ठीक है, ये 100 में था तो ये 1 mm में, फिर ये 200 गया तो यहाँ पे 2 mm आ गया, मतलब इनका रेशियो सेम होगा। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, तो एक पॉइंट तक क्या होने वाला है कि दोनों का जो रेशियो है वो सेम होगा, मतलब कि जो भी चेंजेस आएंगे लीनियर आएगा। जब ये यहाँ पे है तो यहाँ है, जब ये यहाँ पे होगा तो सेम इसके लीनियर ये होगा यहाँ पे। क्लियर? तो चलो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट तक, पहला पॉइंट ले लिए ए, इस पॉइंट तक क्या है, दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। क्लियर? एक लीनियर फ्लो हो रहा है। जैसे स्ट्रेन यहाँ पे था, स्ट्रेस यहाँ पे था, उस टाइम पे स्ट्रेन यहाँ है, फिर स्ट्रेस आगे बढ़ा तो स्ट्रेन भी क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। क्लियर? दिख रहा ना, लीनियर चेंज आ रहा है। तो ये जो लीनियर चेंज आ रहा है, कांस्टेंट होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यही होता है क्या, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि हम लोग क्या देख चुके हैं, हुक्स लॉ में देखे थे। ठीक है, क्या होगा, इस पॉइंट से पहले तक का स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो सेम होने वाला है, इन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले। क्लियर? ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यही था ना हुक्स लॉ, तो यही तो हो रहा है यहाँ भी। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कहां तक का, पॉइंट ए तक का। क्लियर? चलो ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, फिर हम लोग फोर्स और आगे बढ़ाने लगेंगे, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा, जैसे ये लाइन क्रॉस हो गया, ये जो लिमिट है ए, वो जैसे ही पार होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, कभी स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप का चेंजेस हमको दिखने मिलेंगे। पता है भाई कि हमेशा तो ऐसा सेम रहने वाला नहीं है ये। चलो, देन उसके बाद हम लोग ए से डायरेक्ट जंप करेंगे, ये पॉइंट बी। ठीक है, ए के बाद कौन सा पॉइंट आ गया, बी। अब ये बी पॉइंट क्या है, बी है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, तो यहाँ पर नाम डाल देते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है, देखो इलास्टिक लिमिट ऐसा लिमिट है जहां तक का इलास्टिसिटी वैलिड है। इलास्टिसिटी मतलब अगर हम लोग इस पॉइंट से जस्ट पहले तक का फोर्स को क्या करें, हटा दिए, तो वापस से जो स्ट्रेन है वो कहां हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। क्लियर है? क्या होता था इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये होता था कि जैसे हम लोग क्या करें, फोर्स को बढ़ाए तो स्ट्रेन भी आएगा, बट जैसे हम लोग क्या करें, फोर्स को छोड़ दिए तो वो वापस से अपना शेप रिगेन कर लेगा। मतलब कि इस पॉइंट से पहले तक का जब भी मैं क्या करूं, फोर्स को हटा दूं, अभी हम लोग फोर्स बढ़ाते गए तो स्ट्रेस भी बढ़ते गया, स्ट्रेन भी बढ़ते गया, बट जैसे मैं क्या करूंगा, फोर्स को हटा दूंगा, स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा और स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब वापस से अपने ओरिजिन पे आ जाएंगे, इस पॉइंट तक। क्लियर है? तो इससे ये पता चला कि जो ये जोन था, ठीक है, बी से पहले वाला, ये कौन सा जोन था, ये इलास्टिक जोन था, इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहां तक की इलास्टिसिटी वैलिड है, इसके बाद इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से पहले तक जब भी हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को हटाएंगे, जो मटेरियल है वापस से क्या कर लेगा, अपना शेप रीगेन कर लेगा। क्लियर? चलो, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर आगे फोर्स और बढ़ाने लगेंगे। अब जैसे ही क्या करता है, इलास्टिक लिमिट खत्म होगा, ठीक है, इलास्टिक जोन कंप्लीट होगा, वो कहाँ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन की ओर जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे हमको फिर दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो अपर यील्डिंग पॉइंट, दूसरा लोअर यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये सी पॉइंट हो गया अपर यील्डिंग पॉइंट, और ये हो गया डी। डी क्या है, डी है लोअर यील्डिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है,
सी है अपर यील्डिंग पॉइंट, डी है क्या लोअर यील्डिंग पॉइंट, देन इसके बाद एक प्लास्टिक जोन आ जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक जोन बोल लो या फिर स्ट्रेस हार्डनिंग जोन बोल लो, जो बोलना है बोल सकते हैं इसको, ठीक। अब देख लेते हैं क्या है ये यील्डिंग पॉइंट, जो अपर यील्डिंग और लोअर यील्डिंग पॉइंट है। क्या होता है यील्डिंग पॉइंट? यील्डिंग पॉइंट में होता कुछ नहीं है, जिसमें मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो भी एटॉम्स होंगे अब वो क्या होंगे, परमानेंट अपनी जगह से स्लिप होने लगेंगे, ठीक है। इससे पहले तक इलास्टिक जोन था, परमानेंट कुछ भी क्या नहीं आ रहा था, स्ट्रेन नहीं आ रहा था, कोई भी डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं था, सब इलास्टिक था, ठीक। मतलब कि जैसे फोर्स हटा रहे थे वापस अपना शेप रिगेन कर लेता था। बट जैसे ये लिमिट क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ये यील्डिंग पॉइंट पे चले गया। यील्डिंग पॉइंट मतलब अब इसमें क्या होने लग गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग गया, ठीक है। जो भी मटेरियल के अंदर क्या होंगे, एटॉम होंगे, वो अपनी जगह से परमानेंट स्लिप करने लगेंगे, ठीक है। ये अपर यील्डिंग, ये लोअर यील्डिंग। याद रखना किसी भी मटेरियल में जो उसका ग्रेड है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का ग्रेड, जैसे यहाँ पे क्या है माइल्ड स्टील 250 दिया है, तो ये जो लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है ना, वो मटेरियल का क्या बताता है, ग्रेड बताता है। अगर हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल यानी कि माइल्ड स्टील के लिए देख रहे हैं, तो ये जो लोअर यील्डिंग पॉइंट है, पॉइंट डी, वो क्या बताएगा, इसका ग्रेड बताएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होने वाली, फोर्स की, स्ट्रेस की 250, ठीक है। जो लोअर यील्डिंग पॉइंट है वो क्या बताता है, मटेरियल का ग्रेड बताता है। चलो ठीक है, अब डी से ही क्या हो रहा है, एक ये ऐसा जोन है जिसमें क्या हो गया, हम लोग भी देखे होंगे ना कि जैसे क्या करते हैं अपन, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं, मान लो ये क्या है, ये हमारा छत है, छत में क्या लगा है, एक स्प्रिंग लटका हुआ है, ऐसा करके एक स्प्रिंग लटका है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक वेट डाल दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे क्या कर दिए, एक वेट डाल दिए, ठीक है। अब वेट हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे, स्प्रिंग भी क्या होगा, नीचे नीचे फैलते जाएगा। अब क्या किया, अब हम लोग कॉलेज जाने से पहले यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का वेट डाल के गए हैं ना, 5 न्यूटन का, मान लो 5 न्यूटन का क्या किया, वेट डाल के गए हैं। अब इसके बाद हम लोग वेट नहीं बढ़ा रहे, अब अपन कॉलेज गए, कॉलेज से शाम को घर आके देखेंगे अपन वेट कुछ नहीं बढ़ाए थे, बट इसी पर्टिकुलर वेट के कारण जो स्प्रिंग होगा वो फैल चुका होगा, ठीक है, वो क्या हो गया होगा, फैल गया होगा, इसी पर्टिकुलर वेट के कारण, 5 न्यूटन वेट के कारण। देखते हैं ऐसा, ठीक है। मतलब स्ट्रेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, अपन फोर्स बिल्कुल नहीं बढ़ाए, फोर्स हम लोग बिल्कुल नहीं बढ़ाए तो स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा, बट क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ तो आ रहा है, चेंज इन लेंथ आ रहा है मतलब कि स्ट्रेन तो बढ़ रहा है, क्लियर है। तो ये ऐसा जोन होता है जहां पे स्ट्रेस नहीं बढ़ता बट स्ट्रेन बढ़ते चले जाता है, ठीक है। फोर्स हम लोग नहीं लगाएंगे फिर भी उसमें अपने आप स्ट्रेन आने लगेगा, क्लियर। चलो देन इसके बाद, ठीक है, अब मटेरियल को खुद से जितना एक्सपांड होना था हो गया। अब अगर हम लोग इसमें और स्ट्रेन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये मटेरियल जो भी था जितना उसको फैलना होगा फैल गया, ठीक है। अपन स्प्रिंग को भी देखते हैं ना, अपन जितना ताकत लगाते हैं जितना फैलना होता है फैल जाता है, बट एक समय के बाद क्या होता है, अगर स्प्रिंग में हमको और इलॉन्गेशन चाहिए, और ज़्यादा उसको फैलाना है तो ताकत बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। अब फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं तो स्ट्रेस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट उसके कारण क्या आ रहा है, इलॉन्गेशन बहुत कम आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं फिर भी इलॉन्गेशन नहीं आता नहीं ऐसा टाइम। तो इसके बाद जस्ट वही टाइम आने वाला है, ठीक है। दिख रहा है हम लोग फोर्स कितना ज़्यादा बढ़ा है, फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ा है कि स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया, बट स्ट्रेन कितना आया, कम आया। इसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेन है मात्र इतना आ रहा है, क्लियर। तो ये जो जोन होता है ई से एफ का जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको। ये जो जोन है ये क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग, क्लियर, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट कहाँ मिला हमको, एफ क्या है, एफ है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मटेरियल, ठीक है, जो भी मटेरियल होगा वो अपने पूरी लाइफ में क्या करेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस पॉइंट तक फील करता है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस कभी नहीं लगेगा, क्लियर। इसलिए इस पॉइंट एफ को क्या नाम मिला है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अब जैसे हम लोग इस स्ट्रेस के बाद क्या होगा, और फोर्स बढ़ाते गए तो धीरे धीरे क्या आएगा, जोन ऑफ नेकिंग आएगा, ठीक है। फोर्स तो खैर इसके बाद नहीं बढ़ेगा क्योंकि जितना मैक्सिमम हम लोग फोर्स लगा सकते थे इस पॉइंट पे हम लोग लगा दिए। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो कुछ मटेरियल होगा हमारा डक्टाइल मटेरियल,
ठीक है, ये कैसा था, ऐसा था डक्टाइल मटेरियल मान लो। इसको हम लोग क्या किए, यूटीएम में रखे थे। ठीक है, जितना फोर्स लगाना था लगा लिए, जितना स्ट्रेन आना था आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्टीमेट फोर्स यहाँ तक का हम लोग लगा कर छोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जोन ऑफ नेकिंग आने लग जाएगा। जोन ऑफ नेकिंग मतलब ये मटेरियल पतला होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, थोड़ा और पतला हो जाएगा। देन लास्ट में क्या होगा, ये मटेरियल धीरे 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 करके टूट जाएगा। ठीक है, तो ये अब कहां पे आ गया, पॉइंट जी। ठीक है, इस जी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेलियर पॉइंट। फेलियर पॉइंट बोलते हैं, या फिर रप्चर पॉइंट, या फिर फ्रैक्चर पॉइंट, जो बोलना बोल सकते हो। फेलियर पॉइंट, इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, इसमें क्या आने वाला है, फेलियर आने वाला है। ठीक है, ये जो जोन था एफ से जी, एफ से जी को क्या नाम लेंगे हम लोग, जोन ऑफ नेकिंग। जोन ऑफ नेकिंग। नेकिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो मटेरियल का शेप कैसा हो जा रहा है, गर्दन जैसा हो जा रहा है, पतला सा। इस जोन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जोन ऑफ नेकिंग बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का जो शेप है वो गर्दन के जैसे पतला होने वाला है। क्लियर, चलो एक बार फिर से देख लेते क्या क्या हुआ। इनिशियली जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, सब कुछ जीरो पे था। अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ा, एक पॉइंट तक क्या हुआ, दोनों का रेशियो सेम था। ठीक है, जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ रहा था, सेम रेशियो में क्या हो रहा था, स्ट्रेन बढ़ रहा था। इस पॉइंट को इसलिए हम लोग क्या नाम दिया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर, देन उसके बाद हम लोग फोर्स को और आगे बढ़ाया, फोर्स को और आगे बढ़ाया तो कहां पे पहुंचे हम लोग, इलास्टिक लिमिट। इस लिमिट से पहले तक का अगर जब भी हम लोग फोर्स हटाएंगे, मटेरियल वापस से अपना शेप रिगेन कर लेता है, मतलब स्ट्रेस भी जीरो और स्ट्रेन भी जीरो। अब हम लोग फोर्स को और बढ़ाएंगे, जैसे फोर्स को और बढ़ाए, मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर देगा। जो इलास्टिक जोन है उसको क्रॉस करके प्लास्टिक जोन में एंट्री कर लेगा। ठीक है, इस जोन के बाद जो भी जोन आने वाला है, इसको हम लोग नाम देंगे प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक जोन या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन जोन। ठीक, चलो इलास्टिक जोन हो गया, ये प्लास्टिक जोन, मतलब इस लिमिट के बाद, पॉइंट बी के बाद जो मटेरियल होगा वो प्लास्टिक जोन में, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाले जोन में जाएगा। देन उसके बाद हम लोग फोर्स और बढ़ाएंगे तो क्या आने वाला है, यील्डिंग पॉइंट आने वाला है। यील्डिंग पॉइंट मतलब, यील्डिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो भी मटेरियल है उसके अंदर के एटॉम अपनी जगह से परमानेंट स्लिप होने लगते हैं। ठीक है, उनका शेप चेंज होने लग जाता है, रीअरेंज होने लग जाते हैं। चलो ये हो गया यील्डिंग पॉइंट। अपर यील्डिंग और लोअर यील्डिंग दो पॉइंट होता है। जो लोअर यील्डिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, किसी भी मटेरियल का डिजाइन पर्पस में यूज होने वाला है। ठीक है, उसका क्या बताने वाला है, ग्रेड बताने वाला है। चलो ठीक है, देन उसके बाद आएगा प्लास्टिक जोन या फिर स्ट्रेस हार्डनिंग जोन। हम लोग फोर्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी जितने फोर्स ऑलरेडी उसमें लग चुका है उसके कारण उसमें स्ट्रेन आने वाला है, इलोंगेशन आने वाला है, केवल उसी फोर्स के कारण। ठीक है, अब जैसे ही क्या हो गया, ये प्लास्टिक जोन खत्म हो गया, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग को और अगर इलोंगेशन चाहिए तो फोर्स का जो वैल्यू उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाना पड़ेगा, तब जाकर उसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आता है। क्लियर, ऑब्जर्व किए ये सब चीज़ें हम लोग। स्प्रिंग को देख लेना, तो क्या होगा, ये ई से एफ स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। क्यों, क्योंकि हम लोग को फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा और स्ट्रेन बहुत कम आया, स्ट्रेन बहुत हार्ड हो गया है ना अब, इसलिए यहाँ पे क्या नाम दिया इसको, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है, ई से एफ का सा जो। अब पॉइंट एफ क्या होगा, एफ होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्यों, क्योंकि मटेरियल अपने पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस पॉइंट पे फील करने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस वो कहीं पर नहीं देखा होगा, इसलिए हम लोग क्या दे दिए इसको, अल्टीमेट स्ट्रेस दे दिए। देन उसके बाद आने जोन ऑफ नेकिंग। और फोर्स अगर बढ़ाते जाएंगे थोड़ा देर, मटेरियल में क्या होने वाला है, मटेरियल फेल होने वाला रहता है, उससे पहले मटेरियल का शेप कुछ इस टाइप का दिखने लगता है। तो ये जो एफ जी पॉइंट है वहाँ पे क्या होने वाला है, मटेरियल फेल होना स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, जोन ऑफ नेकिंग बनने वाला है, इस टाइप का पतला होने लग जाएगा। देन लास्ट में आने के बाद मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, चलो ठीक है, और कुछ देख लेते हैं फीचर्स और इस कर्व के। देखो हुक्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े, हुक्स लॉ में पढ़े स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो अगर क्या होता है, यहाँ से अगर मेरे को निकालना है, मेरे को पूछा कि क्या होगा यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस ग्राफ में बताओ। तो देखो अगर मैं इस पर क्या करूँ, स्लोप ड्रॉ करूँ, दूसरे कलर से करते हैं इसको, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ओ से लेके ए के बीच में एक स्लोप ड्रॉ किया। स्लोप क्या होता है, स्लोप हमको पता है, स्लोप होता है dy by dx, यानी कि
वाई एक्सिस में जो भी चेंजेस आ रहा है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस में जो भी चेंजेस आ रहा है। तो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में है स्ट्रेस, ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या है, स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं क्या करूं, इस कर्व में स्लोप बनाऊं तो वो क्या मिलेगा मेरे को, यंग्स मॉडुलस मिलेगा या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा। क्लियर। तो ये क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलो और इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छे समझते हैं इसको। पता है ना हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यंग्स मॉडुलस क्या मिला था हमको, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन मिला था अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। तो यहाँ से भी हम लोग क्या मिल रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक कहीं भी हम लोग स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो यही चीज मिल रहा है, हम लोग देख लिए। अब आपको पूछ सकता है टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है। अभी तो हम लोग क्या बताया, यंग्स मॉडुलस बताया ना। यंग्स मॉडुलस क्या था, स्लोप अप टू ओ ए, ठीक है। अब देखो ए से लेके बी तक क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। अगर मैं इस कर्व में क्या करूं, कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, जो ए से बी था एक कर्व, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। तो अगर इस टेंजेंट में मैं क्या बनाऊं, स्लोप बनाऊं, ठीक है, इस टेंजेंट में क्या करता हूं मैं, स्लोप बनाता हूं। तो इसके अंदर मेरे को जो भी स्लोप मिलने वाला है या फिर जो भी रेशियो मिलने वाला है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो क्या होने वाला है, टेंजेंट मॉडुलस, टेंजेंट मॉडुलस, ठीक। टेंजेंट मॉडुलस क्या हुआ, ए से बी तक का जो कर्व था उसमें कहीं भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके उसमें स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट मॉडुलस मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग को मिल गया, क्या क्या, पहला मिला यंग्स मॉडुलस, दूसरा मिल गया टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। अब तीसरा होता है सेकंड मॉडुलस। अगर आपको पूछता है कि सेकंड मॉडुलस क्या है, तो याद रखना ए से बी तक जो भी कर्व है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से इलास्टिक लिमिट तक जो भी कर्व है, उस कर्व पे कहीं पर भी मैं क्या करूं, एक पॉइंट कंसिडर करूं, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या करूं, ओरिजिन से मिला दूं। तो चलो मिला लेते हैं, ठीक है। ए से बी तक कहीं भी, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, कहीं पर भी क्या करूं, एक पॉइंट कंसिडर करूं और उसको मैं अपने ओरिजिन से मिला दूं। तो इस लाइन में जो भी क्या बनने वाला है, इस पर्टिकुलर लाइन में हमको जो भी स्लोप मिलने वाला है, इस स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड मॉडुलस, ठीक है, सेकेंड मॉडुलस। क्लियर। तो तीन मॉडुलस मिले हमको इस कर्व में, कौन कौन से, सबसे पहला मिला यंग्स मॉडुलस विच इज स्लोप अप टू पॉइंट ए, दूसरा क्या मिला, टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस क्या था, ए से बी तक जो कर्व है उसमें कहीं भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके जो भी स्लोप निकाले वो मिलेगा टेंजेंट मॉडुलस। और थर्ड मिला सेकंड मॉडुलस, मतलब ए से बी के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट कंसिडर करके उसको ओरिजिन से मिला के उसमें स्लोप निकाले। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको तीन टाइप के मॉडुलस देखने मिले। क्लियर। अच्छा, ये क्या बताया था आपको मैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच का कर्व है, ठीक है। जो भी कर्व बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमेशा आपको यही पूछेगा, ठीक है। अब मान लो अगर आ जाता है क्वेश्चन में ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए, तो याद रखना जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के बाद जैसा कर्व जा रहा है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का बात करेंगे तो ये कर्व थोड़ा ऊपर से होके जाएगा, ठीक है। जो अभी नीचे से बन रहा है ना, बस इसके जस्ट ऊपर से बनने लगेगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक मटेरियल प्रॉपर्टी बता रहा था, तो क्या बताया था, टफनेस। टफनेस बताया था। टफनेस क्या होता है, किसी भी मटेरियल में अगर हमको टफनेस पता करना है तो इम्पैक्ट लोड होता है, ठीक है। टफनेस क्या होता है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड। अगर हमको उसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस पूरे के पूरे ग्राफ का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का क्या निकाल लूं, एरिया निकाल लूं, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, टफनेस मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लाइन देखे थे कल, टफनेस इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है। तो सब कुछ पता चल गया हम लोग को। याद रखना ये पॉइंट, जो मटेरियल का ग्रेड कौन डिसाइड करने वाला है, लोअर यील्डिंग पॉइंट डिसाइड करने वाला है, ठीक है।
तो ये किसके लिए था, ये था डक्टाइल मटेरियल के लिए या फिर माइल्ड स्टील के लिए, दोनों में से किसी भी नाम से दे सकता है। हमको याद रखना है कि माइल्ड स्टील क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है, वन बाय वन हम लोग सभी मटेरियल के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें डक्टाइल मटेरियल के लिए, अब बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो दूसरा जो टाइप है वो क्या है, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ब्रिटल मटेरियल। क्या क्या देखे थे हम लोग एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हम लोग बात किए थे चौक, ठीक है। क्या होता है ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल ऐसा होता है जिसमें हम लोग जैसे ही फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता, उसमें सडन फेलियर आता है, ठीक है, सडन फेलियर आने वाला है और जिस पॉइंट से वो फेल होगा ये भी हमको नहीं पता रहता है, ठीक है, कोई डेफिनेट प्लान नहीं होता उसका, कहीं से भी वो टूट सकता है। एग्जाम्पल में था चौक, स्टोन, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। चलो अब इसके लिए कैसा बनेगा कर्व देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्ट्रेस रहने वाला है। सेम यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रेन का। क्लियर, ये हमारा क्या पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट, ठीक। अब देखो जैसे क्या होगा, फिर से ब्रिटल मटेरियल हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस लगाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, पॉइंट ए, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक गया, ठीक। देन उसके बाद बी, पॉइंट बी, ठीक। ओ से क्या था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसका दिया जाएगा ए से बी, मतलब इलास्टिक लिमिट तक। अब जैसे ही इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा, जैसे ही क्या करेगा, ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेगा, ये यहीं पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमको पता है ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, सडन फेलियर होता है, ठीक है, वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है। किस पॉइंट से होता है ये भी हमको नहीं पता। तो याद रखना ब्रिटल मटेरियल कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसा, इलास्टिक लिमिट के बाद इसका काम खत्म। क्लियर, चलो अब इसको इरेज कर लो। सिंपल सा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस हमको डायग्राम ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, पूछ दिया चार टाइप के, यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दे दिया और आपको पूछता है व्हाट इज द ग्राफ फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो आपको देखने के बताना चाहिए कि ये हमारा क्या होने वाला है, सही ग्राफ होने वाला है। ये हमको देख के समझ में आना चाहिए। चलो ये हो गया। अब देख लेते हैं थर्ड ग्राफ। थर्ड किसके लिए देखते हैं, हम लोग बात करेंगे रिजिड मटेरियल के लिए। जो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, रिजिड मटेरियल, ठीक है। रिजिड मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला है, ठीक है, वो जो कि क्या है, रिजिड है, डिफॉर्मेबल नहीं है, एकदम रिजिड है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले तो ग्राफ बना लो, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, ये पॉइंट ओरिजिन वाला, ठीक है। अब क्या होगा, देखो रिजिड मटेरियल, कोई भी रिजिड मटेरियल है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें क्या नहीं आने वाला है, डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला है, इसलिए वो क्या है, रिजिड है, ठीक। अब हम लोग को क्या पता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। रिजिड मटेरियल में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स हम लोग लगाते जा रहे हैं, बट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, ठीक है। फोर्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, लगातार बढ़ा रहे हैं, बट डिफॉर्मेशन क्या है, चेंज इन लेंथ जीरो है, ठीक है। जब चेंज इन लेंथ जीरो है तो डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, अल्टीमेट ये क्या होने वाला है, जीरो, मतलब कुछ भी स्ट्रेन नहीं आने वाला। बट फोर्स हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा, स्ट्रेस भी बढ़ते जाएगा। फोर्स बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेन क्या है, जीरो। सो इसका कर्व कैसा बनने वाला है, इसका कर्व एक ऐसा बनेगा। क्लियर, केवल स्ट्रेस के लाइन में एक सीधा लाइन, समझ में आ गया ना। क्योंकि स्ट्रेन क्या है, जीरो है। क्यों स्ट्रेन जीरो है, क्योंकि रिजिड मटेरियल है, डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला। क्लियर, चलो नोट करते जाना ना इसको। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ग्राफ देके पूछ सकता है कि ये किसका ग्राफ है। चार ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसके लिए है। अब ये हो गया, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसका, डक्टाइल मटेरियल हो गया, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल हो गया, रिजिड मटेरियल हो गया। बात कर लेते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक। चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका ग्राफ। स्ट्रेस,
स्ट्रेन। ठीक है, क्या होगा, देखो प्लास्टिक मटेरियल मतलब एक बार हम लोग क्या करें, फोर्स लगाना स्टार्ट किए, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फोर्स हम लोग रखिए उसमें क्या होने वाला है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने वाला है। तो कैसे होगा, इसके लिए कर्व जो जाएगा ऐसा जाएगा। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए क्या होने वाला है, कर्व ऐसा होने वाला है। एक समय तक स्ट्रेस लगा तब तक स्ट्रेन कुछ नहीं होने वाला है, जब तक उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट नहीं हुआ तब तक हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण स्ट्रेस बढ़ते गया। अब हम लोग फोर्स लगाना छोड़ दिया, उसमें अपने आप क्या आने लग गया, डिफॉर्मेशन आने लग गया। मतलब फोर्स तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं अब, मतलब अब स्ट्रेस में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, बट स्ट्रेन क्या होने वाला है, आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर। चलो अब बात करते हैं पांचवा ग्राफ। तो पांचवा क्या है, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक। लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक। ठीक है, ये ग्राफ किसके लिए था, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए था। अब जो ग्राफ देखेंगे वो किसके लिए रहेगा, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें इलास्टिसिटी होगा, देन उसके बाद पूरा प्लास्टिक। तो हम लोग का नाम से समझ में आ गया है कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, कुछ ऐसा बनेगा। लीनियर इलास्टिक बोला है, मतलब इलास्टिक लिमिट तक लीनियर ग्राफ है, देन उसके बाद में प्लास्टिक बन जाएगा। क्लियर। यहां पे हमारा स्ट्रेस है, यहां पे स्ट्रेन है। ठीक है, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक। चलो अब बात कर लेते हैं लास्ट, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि आइडियल फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, किसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो कि अगर एक बार बहना स्टार्ट हो जाए तो वो बहते रहे। ठीक है, तब तक बहते रहे जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोके ना। कहने का मतलब ये है कि आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। अब एक बात बताओ, क्या किसी की कोई फ्लूइड ऐसा है क्या जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होगा, जिसका विस्कोसिटी जीरो होगा, नहीं ना, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ऐसा कोई भी लिक्विड या गैस नहीं है जिसमें विस्कोसिटी ना हो। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी विस्कोसिटी जीरो, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, फ्लूइड। ठीक है, चलो इसके लिए देख लेते ग्राफ कैसे बनेगा। अब क्या है, देखो आइडियल फ्लूइड है मतलब विस्कोसिटी जीरो है। विस्कोसिटी जीरो है मतलब वो बहते ही जाएगा, उसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो बहते ही जाएगा। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, स्ट्रेस था फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक, आइडियल फ्लूइड क्या है, जिसमें हम लोग को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, वो बहते ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, उसमें विस्कोसिटी एकदम जीरो है। विस्कोसिटी जीरो है तो हमको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जब फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है तो फोर्स क्या आ गया, जीरो हो गया। जीरो होने के कारण स्ट्रेस भी क्या हो गया, जीरो हो गया। बट चेंज इन लेंथ तो आ रहा है ना, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो रहा है, बह रहा है, मतलब चेंज इन लेंथ आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है, ये है मतलब कि स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा। तो देख लेते ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट। क्लियर। स्ट्रेस जीरो, इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आने वाला है, और स्ट्रेन तो आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कौन सा था ये, 6वां नंबर का ग्राफ था। तो सभी ग्राफ को आप लोग ध्यान से देख लो, नोट कर लो। आपको अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया ये ग्राफ और पूछ दिया कि किसके लिए है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऑप्शन में दे दिया आपको, मान लो आइडियल फ्लूइड, लीनियर इलास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, रिजिड, ये चार आपको ऑप्शन दे दिया। तो सीधा आपको डायग्राम देख के क्या समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई ये आइडियल फ्लूइड है, इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए स्ट्रेस जीरो है और स्ट्रेन आते जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्लीट हुआ। देन अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में।
ठीक है। एसएससी जेईई में आप मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आराम से उस पे से उम्मीद लगा सकते हो। क्या है टॉपिक का नाम जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। कल संडे भी है, ठीक है, तो संडे को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक। अब तक जितना टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं।